हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द प्रिंस स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, उस दिन हम लोगों ने क्लास 10th के मैथ के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के सिलेबस के बारे में 2026 और 27 के अनुसार। तो दोस्तों, हमारे साथ आइए और जुड़िए और टॉपर बनने की रणनीति हमारे साथ देखिए और 90% लाने का लक्ष्य भी। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों के से उड़ान होती है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं क्लास 10th के साइंस के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में क्या जानेंगे? तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2026 और 27 का सिलेबस एनसीईआरटी के अनुसार। तो दोस्तों, सिलेबस 2026 और 27 के अनुसार क्या अपडेट हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है, पुराना वाला है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, और दूसरा हम जानेंगे सिलेबस ख़त्म करने की रणनीति कम समय में। तो दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अब तक कुछ नहीं पढ़े होंगे, चाहे अब पढ़ना सोच रहे होंगे। अगस्त आने वाला है, आप लोगों को ये पता होगा कि जुलाई बीत चुकी है, अब कितने दिन ही जुलाई में बचे हुए हैं। आज आपकी 24 तारीख है। तो दोस्तों चलिए, और इसके बाद हम जानेंगे आज इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। उसके बाद जानेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और चैप्टर। उसके बाद जानेंगे 90% लाने की स्ट्रैटेजी। उसके बाद हम जानेंगे टॉपर स्टडी प्लान। उसके बाद हम जानेंगे 2027 के अनुसार पेपर पैटर्न और कुछ अन्य बातें। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th साइंस का सिलेबस 2026-27 एनसीईआरटी के अनुसार। तो दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे अब तक तैयारी नहीं स्टार्ट किए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, मेरे पास माइक नहीं है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है या ज़्यादा तेज़ हो सकती है, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और इस वीडियो में जो भी गलती हो उसके लिए भी मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, केवल एक फ़ोन है। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि सबसे पहले हमारा सिलेबस है क्या। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि साइंस में 3 भाग होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग क्लास 10th में हैं, उसमें 3 भाग होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स में आपके टोटल 4 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपके टोटल 5 चैप्टर हैं और बायोलॉजी में आपके टोटल 4 चैप्टर हैं, जिसमें आपकी जो फिजिक्स होती है वो 25 नंबर की आती है, केमिस्ट्री आपका 20 नंबर का आता है और बायोलॉजी भी आपकी 20 नंबर की आती है। तो फिजिक्स का ज़्यादा नंबर का आने का यह होता है कि इसमें चैप्टर जो होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं और अति महत्वपूर्ण होते हैं। और जो आप क्लास 10th में फिजिक्स पढ़ेंगे वो क्लास 11th में आपका रिलेटेड होता है। वैसे ही केमिस्ट्री होती है, वैसे ही बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी में थोड़ा ब्रॉड मिलता है क्लास 11th में। अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो केमिस्ट्री में भी यही चैप्टर जो होते हैं, जो इनकी हेडिंग होती है वो 11th में जाकर चैप्टर बन जाते हैं। इस वजह से क्लास 10th में साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्लास 11th और 12th के लिए। तो आपका फिजिक्स में जो चैप्टर होते हैं वो है प्रकाश, परिवर्तन एवं अपवर्तन। ये आपके चैप्टर 6 या 8 नंबर का आता है। दूसरा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये आपका 4 से 6 नंबर का आता है। विद्युत 6 से 8 नंबर का आता है। और चौथा होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, ये 5 से 7 नंबर का आता है। उसके बाद आता है आपका केमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये 5 से 7 नंबर का आता है। अम्ल, क्षार एवं लवण, ये 4 से 6 नंबर का आता है। धातु एवं अधातु 4 से 6 नंबर का आता है। कार्बन एवं उसके यौगिक, ये आपका 5 से 7 नंबर का आता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका आता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, 2 से 4 नंबर का, ये 2 से 4 नंबर का आता है। उसके बाद आता है बायोलॉजी बायोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जैव प्रक्रम, ये वाला चैप्टर। तो जैव, इस पर सबसे पहले आता है जैव प्रक्रम। उसके बाद आता है नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद आता है जीव जनन कैसे करते हैं। उसके बाद आता है आनुवांशिकता एवं जैव विकास।
तो जो जब प्रक्रम होता है 5 से 7 नंबर का आता है। नियंत्रण एवं समन्वय 3 से 5 नंबर का आता है। जीव जनन कैसे करते हैं ये 3 से 5 नंबर का आता है। आनुवंशिकता एवं जैव विकास 4 से 6 नंबर का आता है। उसके बाद केमिस्ट्री में पहला जो चैप्टर होता है 5 से 7 नंबर का। दूसरा अम्ल क्षार एवं लवण 4 से 6 नंबर का। धातु एवं अधातु 4 से 6 नंबर का। कार्बन एवं उसके यौगिक 5 से 7 नंबर का। तत्व का आवर्त वर्गीकरण 2 से 4 नंबर का। तो आप लोगों ने देखा कि आपके टोटल 13 चैप्टर हैं, जिसमें से 3-3 चैप्टरों में बटा हुआ है ये। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बच्चों, ये जो आप लोगों ने देखा कि भौतिकी में 4 चैप्टर हैं, रसायन में 5 चैप्टर हैं और बायोलॉजी में 4 चैप्टर हैं। आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि मुझे आखिर हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो हम अब चलिए आगे की बात करते हैं। तो आगे हमने जो टॉपिक लिया था उसमें लिखा था कि सिलेबस ख़त्म करने की रणनीति। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपके पास कुल 13 चैप्टर हैं और आपके पास 5 महीने का टाइम है पूरा। उस हिसाब से बात करते हैं, यानी मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि मैं आपको 5 महीने में कैसे आप पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हैं, अगर आप 90 प्लस लाना चाहते हैं तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इन चैप्टरों को 3 भागों में बांट देता हूँ। ठीक है, कैसे कैसे, तो सबसे पहले मैं बांटूंगा बड़े चैप्टर, दूसरा बांट रहा हूँ मध्यम चैप्टर और तीसरा बांट रहा हूँ मैं छोटे चैप्टरों के हिसाब से। इससे बड़े चैप्टर में ये होगा कि जो चैप्टर बड़े हैं, जैसे कठिन है, सरल हैं या लेंदी हैं, उनके बारे में बात करता हूँ। तो आपका फिजिक्स में आता है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। ये बच्चों थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा आता है विद्युत। तीसरा केमिस्ट्री में आ जाता है कार्बन एवं उसके यौगिक। दोस्तों ये बड़े चैप्टरों के हिसाब से है। केमिस्ट्री में जो है वो कार्बन एवं उसके यौगिक, और उसके बाद आता है केमिस्ट्री में धातु एवं अधातु। उसके बाद आता है एक चैप्टर होता है बायोलॉजी में जो बहुत ही बड़ा होता है, वो है जैव प्रक्रम। ठीक है बच्चों, उसके बाद आते हैं हम मध्यम चैप्टर में जो चैप्टर होते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये फिजिक्स में है। उसके बाद आता है केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसके बाद केमिस्ट्री में आता है अम्ल, क्षार एवं लवण। उसके बाद आता है बायोलॉजी में नियंत्रण एवं समन्वय, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ये जो चैप्टर हैं, ये चैप्टर जो बच्चों है फिजिक्स में है, और ये दोनों चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। ठीक है बच्चों, और ये दोनों चैप्टर बायोलॉजी के हैं। वैसे इसमें ये और ये चैप्टर फिजिक्स के हैं, ये दोनों चैप्टर केमिस्ट्री के हैं और ये बायोलॉजी का है। उसके बाद सबसे छोटा चैप्टर जो बायोलॉजी में आता है वो ये है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें 2-3 टॉपिक ही आप लोगों को पढ़ने होते हैं। उसके बाद आता है केमिस्ट्री में तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। उसके बाद आता है बायोलॉजी में ही जीव जनन कैसे करते हैं। सॉरी, ये फिजिक्स का चैप्टर है, मैंने गलती से बोल दिया, ये फिजिक्स का चैप्टर है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये फिजिक्स है। फिजिक्स में एक चैप्टर आता है। उसके बाद आता है केमिस्ट्री में तत्व का आवर्त वर्गीकरण। उसके बाद बायोलॉजी में आता है जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनको 5 महीनों में कंप्लीट कैसे करना है। 2 महीने आप बड़े चैप्टरों को लेकर चलिए, अच्छे से ये कवर हो जाएंगे। जैसे प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, ये आपका होता है करीब, हमको लगता है इसमें लगेगा आपका 10 या 15 लेक्चर लगेंगे। ठीक है बच्चों, ये कवर हो जाएगा। उसके बाद विद्युत में 6 या 7 लेक्चर लगते हैं। उसके बाद ये थोड़ा बड़े हैं, लेकिन आपको अगर ये समझ में आ जाएंगे तो ये बहुत ही छोटे से मतलब कि आसान चैप्टर होते हैं। इसमें समीकरण पर बना रहता है यही सब। और धातु अधातु में यही फर्क लिखें, अंतर लिखें, धातु अधातु क्या होती है, कैसे होती है, कितने प्रकार धातु होते हैं, कितने प्रकार का धातु होते हैं, यही सब इसमें पढ़ना होता है। और जैव प्रक्रम में आपके अपने शरीर के बारे में पढ़ना होता है, क्या खाते हैं, कैसे क्या होता है, यही सब। ठीक है बच्चों, तो चलिए इन दोनों चैप्टरों को अगर आप मेरे हिसाब से करना चाहते हैं तो 2 महीने में इन चैप्टरों को निपटा सकते हैं आप। 2 महीने में इन चैप्टरों को, 1 महीने से कम लगेगा इन चैप्टरों को निपटाने में। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि मतलब इस किस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं डिवाइड करके, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। इनको 4 या 5 महीने में, ये नहीं कि 10-10 घंटा पढ़ नहीं, बस 1 से 2 घंटा दो। साइंस को एकदम अच्छे से आपका 90 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ।
ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये होता है बैक बेंचरों के लिए और टॉपर के लिए भी होता है। मैं नहीं कर रहा हूँ, टॉपरों के लिए नहीं है ये। जैसे जो बच्चे 1 महीने 2 महीने पढ़ के पास करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूँ इम्पोर्टेंट चैप्टर के। आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं 8। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता दूं 8 चैप्टर आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो आपका 40 50 60 नंबर कहीं नहीं गया है, कहीं का कहीं नहीं गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊँगा। ऐसा वीडियो कोई नहीं देगा बच्चों कि मैं आपको लिख के हर चीज़ टॉपिक इम्पोर्टेंट चैप्टर हर चीज़। सारे लोग आते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर बताते हैं चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक तक बताऊँगा और टॉपिक में क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये भी बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले आपका चैप्टर आता है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। सॉरी बच्चों, समीकरण मैंने लिख नहीं पाया, समीकरण। ठीक है बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। उसके बाद आता है अम्ल क्षार एवं लवण केमिस्ट्री में। उसके बाद आता है केमिस्ट्री में कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार फिजिक्स में पहला आता है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें दर्पण भी आता है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, और थोड़ा बहुत लेंस का भी दिया होता है, लेंस भी पढ़ना पड़ेगा, उत्तल लेंस अवतल लेंस, कन्वर्जन पढ़ना पड़ेगा। इतने इस मान लीजिए कोई वस्तु वक्रता केंद्र रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही सब इसमें पढ़ना होता है और ये सब पूछता है बच्चों। परिवर्तन का नियम अपवर्तन का नियम बहुत ही पूछता है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है। उसके बाद आता है विद्युत विभवांतर, विद्युत किसे कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, मैं पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आता है विद्युत धारा में चुंबकीय प्रवाह। इसमें चुंबकीय बल रेखाएँ यही सब पूछा जाता है। अमीटर कैसे बनता है, क्या होता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, वी बराबर वी आई बराबर आई अपन बी अपन आर, ये वाला फार्मूला वी बराबर होता है अपन आर वाला, यही वाला फार्मूला आपको देखने को मिलता है ज़्यादा करके। इसी पर सवाल बनता है। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव, विद्युत धारा, चुंबकीय प्रवाह, विद्युत बल रेखाएँ, इन सब के बारे में इसमें ज़्यादा करके पूछा जाता है। उसके बाद आता है बायोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जीवन प्रक्रियाएँ। उसके बाद आता है दूसरा आनुवंशिकता एवं जैव प्रक्रम। ठीक है, और इस केमिस्ट्री का अब मैं बताने जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल पेपर में आते हैं, जिसके वजह से जिसमें बच्चे अगर इनको नहीं पढ़े जाएंगे तो आपका थोड़ा पेपर ख़राब हो सकता है। मैं बता दूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट जो हर साल ही पूछे जाते हैं, ये बैक बेंचरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होंगी, सबसे अच्छी जानकारी होगी मैं जो देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आता है टॉपिक रासायनिक समीकरण संतुलन करना। ठीक है, रासायनिक समीकरण संतुलन करना जो 2 1 लगा के किया जाता है वो वाला टॉपिक है। इसको बच्चों कभी मत छोड़ना, ये स्टार एकदम इसको पढ़ के जाना है। इससे 4 नंबर आराम से आते हैं, 4-5 नंबर का ये आता है। फिर आता है ऑक्सीकरण और अपचयन, इसकी परिभाषा पूछता है बच्चों। उसके बाद आता है पीएच स्केल। उसके बाद अम्ल क्षार एवं लवण के गुण। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद करके ही जाना, इसको छोड़ के मत जाना कभी भी। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है धातु अधातु की अभिक्रियाएं, कार्बन के संयोजन बंध, यह भी पूछता है बच्चों। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, साबुन और डिटर्जेंट, इसका परिभाषा इसमें सूत्र होता है, इसको फार्मूला जो बना के अच्छे से रट के जाना, इससे सवाल आता ही आता है। आवर्त सारणी के आधुनिक नियम, इसको भी रट के जाना, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक बच्चों, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो 9 टॉपिक हैं ये केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ट्रेंडेड टॉपिक हैं जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण होता है ये दर्पण और लेंस के किरण आरेख, इनको आप खींचना सीख लें। वही मैं बता रहा था, इसमें आपको बताया था कि
कितने ये वस्तु इतनी दूरी पर रखी है, इनका फार्मूला जो होता है एक 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/r वाला, वही वही वाला फार्मूला इसमें लगता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप फोकस एवं आवर्धन, फोकस एवं आवर्धन, आवर्धन दूरी, आवर्धन पूछेगा आपसे, फोकस यफ का मान पूछ सकता है। फिर मानव नेत्र बनाने के लिए आता है, दोष एवं उनका सुधार, हाँ दूरदृष्टि दोष, नज़दीक दृष्टि दोष, उनका सुधार, ये वाला परिभाषा, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, नज़दीक दृष्टि दोष किसे कहते हैं। फिर प्रिज्म भी इसी में आता है। फिर ओम का नियम, फिर प्रतिरोध, हाँ प्रतिरोध भी पूछता है आपसे। विद्युत शक्ति ऊर्जा, इसका फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे सवाल बनते हैं न्यूमेरिकल। फिर चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम दोनों आता है पेपर में, एक नहीं तो एक आता ही आता है, जो 5 नंबर या 6 नंबर में आता है अगर चित्र बनाने के साथ दे तब। विद्युत मोटर और जनरेटर, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें परिभाषा में 6 नंबर में ज़्यादा पूछ सकता है ये। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, पोषण, श्वसन, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन, पौधों में पोषण, मानव तंत्रिका तंत्र, हार्मोन, जनन, लैंगिक और अलैंगिक जनन, ये पूछता है बच्चों। फिर मेंडल के नियम, मानव में लिंग निर्धारण, ये भी पूछता है। XX और XY ग्रुप कैसे आपस में लिंग निर्धारण करते हैं, क्या मिलता है तो लड़की होती है, क्या होता है तो लड़का होता है। ठीक है बच्चों। और इसमें आई का, आँख का चित्र, ब्रेन का चित्र, मानव पाचन तंत्र का चित्र, मतलब चित्र उसको अच्छे से पढ़ के बना के जाएं, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है। उसके बाद बच्चों मैं आपको बताऊंगा 90+ लाने की रणनीति। सबसे पहले अगर आपको 90+ लाना है तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आपको NCERT की हर लाइन पढ़ें, हर चैप्टर के NCERT की हर चैप्टर की न्यूमेरिकल लगाएं। फिजिक्स में NCERT की बुक में डायग्राम को 5 या 6 बार बनाएं, जो NCERT बुक में डायग्राम है उसे 5 या 6 बार आप बनाएं ही बनाएं। उसके बाद इम्पोर्टेंट चैप्टर या टॉपिक का रिवीजन हमेशा करें। इम्पोर्टेंट चैप्टर जैसे जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट टॉपिक वो पढ़ते समय ही ये मतलब अनसॉल्व देखेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उससे ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये चैप्टर 2027, 2028 या 2029 में जैसे भी आप पेपर देंगे वो आने वाला है। इसके वजह से जो टॉपर बच्चे होते हैं वो हमेशा ही टॉप करते रहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर या इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन हमेशा करें। PYQ जरूर बच्चों ज़रूर देखें, जैसे कि जो बैक बेंचर होते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो PYQ लगा कर ही पास हो जाते हैं और अच्छे नंबर से पास होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे नंबर से पास होते हैं। फिर पिछले साल के सारे सवालों को देखें और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। जो पिछले वर्ष के पेपर हो चुके हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो उसे हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं हो रहा है तो उसका PYQ मतलब सॉल्व करने का देखें, वीडियो देखें। करते समय लास्ट समय में अच्छे से मेहनत करें। हाँ, जो बच्चे शुरुआत में तो अच्छे से मेहनत करते हैं लेकिन लास्ट समय में अच्छे से मेहनत नहीं करते हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। MCQ का रिवीजन, हाँ बच्चों सबसे पहले MCQ आपका 20 नंबर का आता है, अगर एक भी गलत हुआ तो 1 नंबर चला जाएगा। हाँ, टॉपर स्टडी प्लान 6 घंटे पढ़ें, पूरा सिलेबस ख़त्म करें, रिवीजन करें, बायोलॉजी का डायग्राम अच्छे से बनाएं, दोहराते रहें, फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाएं, इम्पोर्टेंट सवाल पर ज़्यादा मेहनत करें और लास्ट समय में ज़्यादा करके PYQ पर ध्यान दें। PYQ लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों। चलिए उसके बाद तो चलिए बच्चों, पेपर पैटर्न आपका क्या है। सबसे पहले आपके पेपर पैटर्न में 2 खंड में पढ़े होते हैं और उन खंडों के 3 उपखंड होते हैं। ठीक है बच्चों। आपका पेपर 100 नंबर का होता है, जिसमें से 30 नंबर प्रैक्टिकल का होता है और 70 नंबर का आपका लेखांक होता है। 70 नंबर लेखांक में 20 नंबर MCQ होता है। आपको टोटल लिखना 50 नंबर होता है। 50 नंबर में, ठीक है बच्चों, आपको लिखना टोटल 50 नंबर ही होता है। ठीक है, तो उपखंड, पहले हम खंड अ की बात करते हैं। अ में उपखंड पहला यानी फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में आपके 7 MCQ आते हैं। फिर दूसरा बात करते हैं उपखंड दूसरे की। उपखंड दूसरे यानी केमिस्ट्री में 6 MCQ आते हैं और उपखंड 3 यानी बायोलॉजी में 7 MCQ आते हैं। फिर खंड ब यानी लेखांकिक में मैं बात करने चाह रहा हूँ उपखंड
पहले की उपखंड पहले में यानी फिजिक्स में चार सवाल आते हैं। 4 सवाल में एक पहला सवाल और दूसरा सवाल और तीसरा सवाल 4-4 नंबर के होते हैं। इसमें परिभाषा पूछेगा, आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा, ये सब पूछता है, जो आपके टोटल 12 नंबर हो जाते हैं। और 4 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो होता है आपका वो अथवा वाला होता है, जो 6 नंबर का होता है। इसी प्रकार उपखंड 2 में यानी केमिस्ट्री आपकी 20 नंबर की होती है, जिसमें 2 सवाल 4 नंबर के आते हैं और एक सवाल 6 नंबर जो अथवा वाला होता है वो आता है। और उपखंड 3 यानी बायोलॉजी में 3 सवाल 4 नंबर के आते हैं और एक सवाल 6 नंबर का आता है अथवा वाला। इसमें चित्र बनाना होता है, या चित्र से दे दे या परिभाषा दे दे या पाचन तंत्र पूछ दे, चित्र बनाकर पूछता है, इसलिए 6 नंबर का आता है। ठीक है बच्चों, आपको पेपर के बारे में पता चल गया। अब बता करते हैं कि इसमें कितने सवाल आते हैं। पहले उपखंड मतलब फिजिक्स में 4 सवाल आते हैं टोटल। फिर केमिस्ट्री में 3 सवाल आते हैं, 5, 6 और 7। फिर इसमें बायोलॉजी में 8, 9, 10, 11 यानी 4 सवाल आते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आप इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और चलिए, धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। बाय बाय बच्चों।